जीनिया दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने घूंघट की आड़ में से ही सामने खड़े हुए सुल्तान को देखा, जो इसके 15 साल बड़ा था। जीनिया का दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। सुल्तान एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आ गया था। एकदम से इसके ऊपर से घूंघट उठा के दबोचा। अगले ही लम्हे इसके जबड़े को दबोचा हुआ कहने लगा, नफरत है मुझे तुमसे, आई समझ? वो खूनख्वार निगाहों से देखते हुए बोला तो जीनिया बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तो इस रिश्ते के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं थी, मगर अब सामने खड़े हुए सुल्तान का रवैया देख के इसे मज़ीद डर लगने लगा था। बहुत ज़्यादा शौक था ना तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनने का, तो अब मैं तुम्हें अपने हकीकी बच्चे की माँ बना देता हूँ, जो तुम्हारी कोख से पैदा होगा। ये सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो सुल्तान के बेटे हादी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी, और जब इसकी अटैचमेंट को देखा तो घर वालों ने यही फैसला किया था कि इसकी सुल्तान के साथ शादी करवा दी जाए। मगर सुल्तान की ये बात सुन के इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। सुल्तान, आप ये क्या कह रहे हैं? इसकी आंखों में से धराधर आंसू बहने लगे। इसके लब कपकपा रहे थे। वो एकदम से इसे खींच के इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसके ऊपर झुका। औलाद के लिए ये सब कुछ किया है ना, तो अब ज़रा मैं तुम्हें औलाद की खुशखबरी से नवाज दूं। ये कहते हुए इसके करीब होने लगा। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। सुल्तान, प्लीज़ ऐसा मत करें, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। मगर सुल्तान ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। एकदम से इसके जबड़े को दबोचता हुआ इसके ऊपर झुका। अगले ही लम्हे इसकी सिसकी निकली, क्योंकि सुल्तान आज घर में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। आखिर इतने अरसे के बाद सुल्तान वापस आ रहा था, और यूँ अचानक सुल्तान की वापसी की खबर सुन के तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, वरना तो वो वहीं अमेरिका का होकर रह गया था। यार, क्या जीनिया अभी तक यहाँ पे किचन में हो? प्लीज़ बाहर चलो ना। नहीं ना जीनिया, फूफो प्लीज़ चले ना बाहर। वो संजीदगी से बोल रहा था। देखो, मुझे आपकी दादू ये काम बोल के गई हैं, मुझे ये सारे काम ख़त्म करने हैं। वो नरमी से इससे बोल रही थी। हाँ, चाचू के आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। प्लीज़ चले ना मेरे साथ, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। मोहित कब से इसके साथ जिद कर रहा था। मोहित प्लीज़ जाओ ना। वो परेशान होते हुए मोहित को वहाँ से भेजने लगी थी। इसी लम्हे जीनत मोहित की मम्मा किचन में आई। वो कहने लगी, क्या हो गया मोहित बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इससे काम करने दो। मम्मा प्लीज़ देखें ना, मुझे इनसे बात करनी है। इन्होंने जीनिया की तरफ देखा। ठीक है जीनिया, तुम इसके साथ चली जाओ, इसकी बात सुन लो, क्या इसने कहना है। नहीं जीनत आपी, वो चची जान ने देख लिया ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। यार कुछ नहीं कहती, तुम चली जाओ, ये काम मैं देख लेती हूँ। जीनत किचन में आ गई। तब वो मोहित के साथ ऊपर आ गई थी, और मोहित लैपटॉप खोले इससे एक लड़की की तस्वीर दिखाने लगा। वो आंखें फैलाए मोहित को देखने लगी। ये क्या है मोहित? आपको पता है फूफो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसने मोहित के सर पर चिपत लगाई। पागल हो गए हो क्या? अभी तक तो आपके चाचू की भी शादी नहीं हुई, फूफो की भी शादी नहीं हुई, और आप लड़कियां पसंद करके बैठ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, फूफो ये बहुत खूबसूरत है, देखिए तो ये मेरी क्लास में पढ़ती है, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। अच्छा ऐसी बात है? वो इस बात में सर हिलाने लगा। चलो ठीक है, फिर जल्दी से हम रिश्ता लेके जाएंगे।
वो आंखें छोटी किए इससे देखने लगी थी। वो दोनों न जाने कितनी देर तक बातें करते रहे। जीनिया अगर इस घर में सबसे ज्यादा किसी के साथ अटैच थी तो वो मोहित था। इसके सारे कजन इससे बहुत बड़े थे और वो घर में सबसे छोटी थी। इसके बाबा ने बहुत देर से शादी की थी, जिसकी वजह से वो सबसे छोटी थी। जब वो पैदा हुई थी तब इसकी मम्मा का इंतकाल हो गया था और इसकी मम्मा के इंतकाल के बाद इसके बाबा भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे थे। इनका भी इंतकाल हो गया। इसके ताया और इसकी ताई ने इसको पाला पोसा था, लेकिन इसकी ताई का रवैया हमेशा इसके साथ बहुत सख्त होता था। लेकिन बाकी इसके सारे कजन्स ने इसे बिल्कुल बच्चों की तरह रखा था। इसके कजन की बीवियां भी इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रखती थी, क्योंकि वो बहुत के साथ अटैच थी। तो वो सुल्तान था। सुल्तान के जाने के बाद वो मोहित के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। तुम्हें पता है सुल्तान वापस आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोहित को वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। हाँ बिल्कुल, आपको पता है कितना ज़्यादा सुल्तान चाचू हम दोनों को डांटते थे जब हम दोनों खेल रहे होते थे। वो मोहित से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस 2-3 साल ही बड़ी थी। तो चलो अब मैं बाहर जाती हूँ। वो किचन के काम ख़त्म कर रही थी। न जाने क्यों सुल्तान के आने की खबर ने इसके दिल में एक अजीब से जज्बात पैदा कर दिए थे। सुल्तान के लिए कभी इसने अपने दिल में कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा वो आज महसूस कर रही थी। दोपहर के वक्त सुल्तान की आमद हुई थी और ये देख के सभी चौंक गए थे। सुल्तान जब आया, इसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे देख के सभी हैरान हुए। कशमाला बेगम हैरत से इसके पास गई, अपने बेटे को देखने लगी थी। बेटा ये कौन है? वो हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोली तो इसने अपनी मम्मा की तरफ देखा। अगले लम्हे लबों पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, मेरी बेटी है। इसकी आंखों में एक तकलीफ वाज़ह थी। तुम्हारी बेटी का मतलब? तुम्हारी बेटी? वो हैरान हुई थी। मैंने वहाँ पे शादी की हुई थी, लेकिन अब मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। बस इससे ज़्यादा मैं किसी को कोई बात नहीं बताना चाहता, ना ही किसी को कोई लंबी चौड़ी वजाहत देना चाहता हूँ। इसका लहजा खासा सर्द था। कहीं से ऐसे लग नहीं रहा था कि वो इतने अरसे के बाद वापस आया हो। मैं फ़िलहाल आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए इसने इनके दरमियान बैठा भी नहीं था, बल्कि अपनी बेटी को सीने से लगाता हुआ कमरे की तरफ चला गया। और सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं जाके देखता हूँ, चाचू को ये कहता हुआ मोहित इसके कमरे की तरफ आया। मुलाजिम इसके बैग वगैरह कमरे में रख के गए थे। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए बैकग्राउंड में टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। चाचू मोहित की आवाज़ सुन के इसने आंखें खोल के देखा। मोहित, मैं किसी से भी अभी कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। इसने मोहित को बाहर भेज दिया था। इसके जाते ही सुल्तान ने अपनी बेटी को देखा। बाबा की जान, इसने मोहब्बत भरा बोसा अपनी बेटी की पेशानी पे दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला। इसने अब की बार देखा तो सामने जीनिया खड़ी हुई थी। सुल्तान, आप कैसे हैं? इसने नरमी से सुल्तान से पूछा था, मगर सुल्तान नरमी से मुस्कुरा दिया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? इसने नरमी से पूछा था। मैं आपके पास बैठ जाऊं? इसने लाड से कहा था। हाँ बैठ जाएं। आपने किसी और को बैठने नहीं दिया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ के बैठ जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मुझे दिखाएं अपनी बेटी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी। इसने हाथ बढ़ा के इसकी बेटी को पकड़ा। कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। वो इस गोल्डन बालों वाली सब्ज आंखों वाली बच्ची को देख रही थी। इतने में वो उठ गई थी जो सोई हुई थी, आंखें खोले टुकर टुकर सामने बैठी हुई जीनिया को देखने लगी थी। और इसे लग रहा था वो जब जाग जाएगी तो रोने लग जाएगी।
मगर वो बस सामने खड़ी हुई जीनिया को देख रही थी। हाय कितने प्यारे इसके हाथ हैं, सुल्तान देखे, इसने मुस्कुराते हुए सुल्तान को कहा था। सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। जीनिया प्लीज ऐसे थोड़ी देर लेती जाओ, रोने मत देना, मेरी जान बसती है इसमें, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था। आपकी बीवी कहाँ है? प्लीज़, मैं इस बारे में किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगाता अपनी आंखें बंद कर गया। वो कमरे से बाहर आ गई। सबने बारी बारी इस छोटी सी बच्ची को देखा। जीनत कहने लगी, ये कितनी प्यारी है। मोहित ये देखो तुम्हारी कज़न कितनी प्यारी है। इन्होंने मोहित को दिखाई थी। हाँ सच में, वो बारी बारी सब इस बच्ची को देख रहे थे, मगर सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। काफ़ी ज़्यादा सब परेशान नजर आ रहे थे। दिन गुजरने लगे, सुल्तान बिल्कुल खामोश रहता था, तो इसकी बेटी ज़्यादातर जीनिया के पास ही होती थी। रात का वक्त था, वो जीनिया के कमरे में ही थी जब सुल्तान इसके कमरे में आया था। जीनिया परेशानी के आलम में इसको कमरे में लिए टहल रही थी। सुल्तान, आपको बुखार था, इस वजह से मैं आपके पास इसे नहीं लेकर गई, लेकिन इससे भी देखे ना, बुखार हो रहा है। वो सुल्तान को पकड़ाते हुए बोली। सुल्तान ने जब इसे उठाया तो वाकई में इसे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। इसे फौरन से अपने सीने से लगा लिया। जीनिया मेरे साथ चलो, इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है चले। वो जल्दी से अपनी बड़ी सी चादर को अपने कंधों पे डालती हुई इसके साथ आ गई। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखें बच्ची अभी बहुत छोटी है, इन्हें इस वक्त अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हें माँ की खुराक की ज़रूरत है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो ज़्यादातर जीनिया के पास ही रहती थी। जैसे जीनिया कॉलेज से वापस आती, इसे अपने सीने से लगा लेती थी और सुल्तान को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा था कि वो जीनिया के साथ अटैच हो गई है। जैसे वो दोनों घर आए तो सामने जीनत खड़ी हुई थी। कहने लगी, तुम दोनों इतनी रात को कहाँ गए थे? जीनिया परेशान होकर बोली, वो भाभी इसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, अब ठीक है। जीनत ने फौरन से इसे उठा के अपने सीने से लगाया। हाँ अभी ठीक है। जैसे जीनत ने उठाया तो वो फिर से रोने लगी थी। अब तो वो सुल्तान के पास भी रोने लग जाती थी। वो वापस कमरे में आई, बैठी हुई थी जब हमजा ने इसे खींच के अपने सीने से लगाया। क्या हुआ जीनत, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो जीनत के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, मैं पता है क्या सोच रही हूँ, हम सुल्तान की शादी जीनिया के साथ करवा देते हैं। ये सुन के हमजा कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है जीनिया बहुत छोटी है सुल्तान से। हाँ वो तो जानती हूँ, लेकिन इसकी बेटी जीनिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है और माँ जैसी मोहब्बत जीनिया ही दे सकती है। अगर सुल्तान की हम कल को किसी और लड़की के साथ शादी करेंगे तो क्या पता इस मासूम को वो ऐसी मोहब्बत ना दे। पागल हो गई हो क्या? वो इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोला। नहीं ना, और हमजा प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहें, ऐसा ना हो कि अपने चाचू की तरह आप भी बुढ़ापे में कोई कारनामा सरअंजाम दे दे। मेरी जान बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ, वो एकदम से इसके लबों के ऊपर झुकता हुआ बोला था। क्या कर रहे हैं, पागल हैं क्या? वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करते हुए बोली, मगर इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ इसके ऊपर झुक गया था। हाँ बहुत ज़्यादा पागल हूँ, क्योंकि तुम मुझे पागल करती हो। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मोहित बहुत बड़ा हो गया है, इसकी एक बहन भी होनी चाहिए थी। एक बहन के लिए ट्राई करना चाहिए, पहले कभी हुई है जो अब होगी। बुढ़ापे में पीछे हटे, इसके सीने पे आहिस्तगी से हाथ रखते इसे खुद से दूर कर दिया। पता है कितना ज़्यादा सबने ट्राई किया था जब आपकी चची जान प्रेग्नेंट हुई थी, जब जीनिया पैदा हुई थी,
पता है सबने बोला था बुढ़ापे में पैदा कर दिया है, ये क्या हो गया है, हमारा एक बेटा है। इनकी औलाद नहीं थी ना। मुझे तो अजीब सा लगता है भाई, होना चाहिए। वो एकदम से अपने करीब करते हुए बोला, बहुत ही फजूल किस्म की बातें करते हैं। इसे पीछे करती थी मगर वो इसे अपने हसार में ले गया। सुबह सुबह सुल्तान ने जीनिया के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। वो जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने सुल्तान खड़ा हुआ था। क्या हुआ सुल्तान? इसने नरमी से सुल्तान से पूछा। यार वो इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो प्लीज़ आके थोड़ी देर मावरिश को उठा लो। सुल्तान मुझे कॉलेज से लेट हो गया, आज मैं बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इस वजह से मुझे जल्द अज जल्द जाना है। सुल्तान की आंखों में नफरत थी। वो दोबारा किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, मगर न जाने क्यों आज अपनी बेटी की खातिर इसका जी चाह रहा था कि वो जीनिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। जीनिया इसकी तरफ देखने लगी, कभी घड़ी की तरफ टाइम देखती। प्लीज़ जीनिया, रिक्वेस्ट कराऊं प्लीज़, वो नरमी से कह रहा था। वो अपनी बेटी की वजह से इस कदर मजबूर हो गया था क्योंकि वो जीनिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। इसके अलावा वो किसी और के पास जाती तक नहीं थी। इस वजह से वो आहिस्तगी से इसके पीछे पीछे चलती हुई कमरे में आई। आकर इस नन्ही मासूम सी परी को अपने बाजुओं में उठा लिया और इसे खामोश करवाने लगी थी। इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो इसकी पेशानी को छूते हुए बोली, हाँ वो तो मुझे पता है, क्या इसका बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? वो संजीदगी से बोल रहा था। इसे लेके वो दोनों फिर से हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखें बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसे माँ के प्यार की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा आपसे यही मशवरा होगा कि आप शादी कर लें ताकि हर लम्हा आपकी बेटी अपनी माँ के पास रहे। वो संजीदगी से बोल रही थी और वो खामोश हो गया। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जैसे घर आया तो इसकी मम्मा ने इस बच्ची को फौरन से उठा लिया तो वो रोने लगी थी। जीनिया, ये लो तुम ही पकड़ लो। और आज डिनर पे सब बैठे हुए थे जब सुल्तान के बाबा कहने लगे, बेटा मैंने एक फैसला किया है, तुम्हारी शादी जीनिया के साथ कर दी जाए क्योंकि मारविश को भी इस वक्त माँ की ज़रूरत है और जीनिया से बेहतर कोई भी नहीं इसे संभाल सकता। जीनिया के हाथ रुके थे। मोहित ने एकदम से जीनिया की तरफ देखा। जीनिया ने निगाहें उठा के सामने बैठे हुए सुल्तान की तरफ देखा। फौरन से कहने लगी, चाचू जान आप ये क्या कह रहे हैं? मैं मारविश का वैसे ही ख्याल रख लूँगी, लेकिन मैं सुल्तान के साथ शादी नहीं कर सकती। वो नरमी से गोया हुई मगर वो कहने लगे, देखो ये मेरा आखिरी फैसला है क्योंकि बच्ची को इस वक्त माँ की ज़रूरत है। बेशक बाद में तुम तलाक ले लेना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। और इसे हैरत हो रही थी, इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इन्होंने कर दिया था। जुमे वाले दिन बहुत ही सादगी से निकाह कर दिया गया। वो दुल्हन बनी सुल्तान के कमरे में बैठी हुई थी। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। सुल्तान कमरे में ही नहीं जाना चाहता था। मारविशा जीनत भाभी के पास थी, इस वजह से वो बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। अगर इन दोनों की शादी सिर्फ मारविश की वजह से करवाई गई थी तो मारविश इनके कमरे में क्यों नहीं थी? वो कमरे में दाखिल हुआ था। सामने वो दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। इसे देखते ही सुल्तान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आ गया था। इसके सामने आके बैठता हुआ बोला, तुम्हें पता है इस लड़की से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है। मुझे नहीं लगता था कि इसके बाद मैं कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला कि अगले ही लम्हे इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर उठाया तो न जाने क्यों इसके अंदर के सोए हुए जज्बात जागने लगे थे। इसे लगता था कि वो किसी लड़की को देख के दोबारा वो जज्बात महसूस नहीं करेगा
जो आज वो कर रहा था। जीनिया डर गई कि आप ये क्या करने लगे हैं। वो जैसे जीनिया के करीब होने लगा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। आपको पता है ये शादी सिर्फ मार्विश की वजह से हुई है। आप मुझसे कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बढ़ाएंगे, वो नरमी से बोल रही थी। इसकी बात सुन के वो ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता हुआ बोला, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगा। तुम मेरी महरम हो, मेरे कमरे में मौजूद हो, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकता ना। ये कहते हुए वो आकर इसके पास बैठ गया। एकदम से इसे खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। तुम बचपन से मुझे चाहती हो ना। सुल्तान की बात सुन के जीनिया का दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा था। ये बात सिर्फ वही जानती थी जब इसे सुल्तान का शादी के बारे में मालूम हुआ था। जब सुल्तान आया था, इसके हाथ में बेटी थी, तब इसका दिल कितनी बुरी तरह से टूटा था। मगर आज सुल्तान के पहलू में वो खुद को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अगले लम्हे सुल्तान ने जैसे ही इसे खुद से अलग किया तो वो सुल्तान के चेहरे को देखने लगी थी। अगले लम्हे सुल्तान इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसको लबों के ऊपर झुक गया और बहुत शिद्दत से अपनी शिद्दतें इस पे निछावर करने लगा। सुल्तान क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। मगर सुल्तान इसकी बातें सुनी अनसुनी करता हुआ इसके ऊपर बस अपनी शिद्दतें लुटाए जा रहा था। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ इसे पीछे की तरफ लटाता हुआ इसके ऊपर साया फगन हुआ। जैसे इसने अपनी शर्ट के बटन खोल के अपनी शर्ट को दूर फेंका तो वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई थी। सुल्तान, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज सुल्तान। वो सुल्तान के कसरती वजूद को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी थी, मगर सुल्तान ने इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की हुई थीं। इसकी गर्दन के ऊपर झुकता हुआ बहुत शिद्दत से इसके हाथों को दबोच लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे वो इसके ऊपर अपनी शिद्दतें लुटाए जा रहा था। दोनों के दरमियान फासले कम होते गए। इसकी भारी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। इसकी आंखों में से बहने वाले आंसू तकिए में जज्ब होते रहे थे। सुबह जब इसकी आंख खुली तो सुल्तान को हिचकियों की आवाज आई थी। सुल्तान ने आंखें खोल के देखा तो वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे मुसलसल रोए जा रही थी। सुल्तान ने इसकी कलाई से पकड़ के खींचा तो वो सीधा सुल्तान के सीने से आ लगी। क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, सुल्तान ने संजीदगी से पूछा तो सुल्तान की बात सुन के वो इसे पीछे धक्का देने लगी। आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, बताएं मुझे। वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के सुल्तान के लबों पे एक नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी जान, इस वजह से किया है क्योंकि तुम्हारे हुस्न को देखकर तो कोई मर्द भी बहक सकता है। इस वजह से ये सब कुछ किया है। वो इसे अपने हसार में लिए हुए था। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, दूर हटे मुझसे। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, मगर वो इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे बिल्कुल अपने करीब कर गया था। आप प्लीज मुझे छोड़े ना, वो कांपती हुई आवाज में बोली। तुम्हें पता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी और के करीब ना देखूं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वो इसके ऊपर साया फगन हो गया था। अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से निकाल दूंगा। वो इसकी ठोड़ी पर अपने लब रखते हुए इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोल रहा था। इसके लब जीनिया के कान की लो से टकरा रहे थे। सुल्तान प्लीज, वो सुल्तान को खुद से दूर करना चाह रही थी। मेरे ख्याल से एक दफा सुबह मॉर्निंग रोमांस मुझे कर लेना चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी बातें सुन के वो नफी में सर हिलाने लगी।
नहीं, प्लीज नहीं। इसकी आंखों में से फिर से आंसू बहने लगे, मगर एक दफा फिर से इसके ऊपर झुकना, इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ, कहीं से भी इसे वो वाला सुल्तान नहीं लग रहा था। इसे सुल्तान से बहुत ज्यादा डर लगने लगा, खौफ महसूस होने लगा था। सुल्तान जैसे ही इससे अलग हुआ था, सुल्तान के लबों पे एक गहरी सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मुस्कुराते हुए इसे देखे जा रहा था। देखो माशाल्लाह, कितने रंग बिखरे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर। एकदम से इसे अपनी बाहों में उठा गया। क्या कर रहे हैं? लाकर इसे बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा किया तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। इसने सुल्तान को दबोच लिया। सुल्तान, क्या कर रहे हैं? प्लीज जाएं यहाँ से। वो कांपती हुई आवाज में सुल्तान को वहां से जाने का कहने लगी। सुल्तान जैसे ही बाथरूम से बाहर गया तो इसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा शर्मो हया के रंग बिखर चुके थे। इसके लबों पे गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो दोनों जब फ्रेश होके नीचे आए तो बेसाख्ता ही इसकी निगाहें सामने बैठे हुए मोहित की तरफ गई थी, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। वो अजीब निगाहों से सामने बैठी हुई जीनिया को देखे जा रहा था। जीनिया को इसकी निगाहों से खौफ महसूस हुआ। वो तो इसे फूफो कहता था, लेकिन फिर वो ऐसी निगाहों से इसे क्यों देख रहा था? इसे कुछ भी समझ नहीं आई। बाबा जान, मैं सोच रहा हूँ हम लोग हनीमून पे जाएं। इसे सामने बैठे हुए अपने बाबा जान से कहा तो वो कशमाला बेगम, जीनिया को, सभी को हैरत हुई थी, क्योंकि वो तो इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो ये कहता था कि वो किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेगा, मगर अब यूं अचानक निकाह के बाद ये बात सबको परेशान कर गई थी। और कशमाला बेगम मुसलसल सामने बैठी हुई लड़की को खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। नाश्ता करने के बाद वो उठ के अपने कमरे में चली गई। आज शाम वलीमे का फंक्शन था। जब कशमाला बेगम इसके पीछे पीछे आई, एकदम से इसके बाजू से पकड़ के इसका रुख अपनी तरफ किया और ऐसे देखने लगी। क्या हुआ है ताईजान? वो कांपती हुई आवाज में और अपनी ताईजान को देखने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बेटे के साथ किसी किस्म का ताल्लुक मत बनाना चाहिए, चाहे तुम इसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए इसकी जिंदगी में शामिल हो रही हो। अपनी ताईजान की बात सुन के वो रोते हुए कहने लगी, ताईजान ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे शौहर थे। अगर इन्होंने मुझसे अपना हक लिया है तो मैं उन्हें रोक तो नहीं रह सकती ना। वो कांपती हुई आवाज में बोली तो वो कहने लगी, रोक सकती थी। क्यों नहीं रोक सकती थी? मैंने तुम्हें मना किया था। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करनी थी। पहले भी इसने अपनी मर्जी की, दोबारा भी इसने अपने बाप की मर्जी की, लेकिन अब मजीद मैं तुम्हें इसकी जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। कशमाला बेगम की बात सुन के इसका दिल बहुत ज्यादा शिद्दत से धड़का था। कल इसने अपने दिल में सुल्तान को लेके बहुत अजीब तरह के खूबसूरत जज्बात महसूस किए थे। रात को दोनों ने हनीमून की तैयारी की और रात की फ्लाइट से ही वो लोग लंदन आ चुके थे और इसे तो बचपन से लंदन देखने का शौक था। ये बात सुल्तान अच्छी तरह जानता था। वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। मार्विश को इसने अपने सीने से लगाया हुआ था। वहां पे इन दोनों का वक्त बहुत खूबसूरत गुजरने लगा था। मार्विश को बेबी कॉट में लेटाने के बाद वो जाके खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर के खूबसूरत मनाजर को देखने लगी थी। शीशे की खिड़की के पास बहुत खूबसूरत नज़ारे नजर आ रहे थे। वो एकदम से इसके करीब आया, इसे पीछे से अपनी बाहों के हसार में लेते हुए आहिस्तगी से इसके लबों को छुआ था। इसकी उंगलियां जीनिया के पेट पे हरकत कर रही थीं। जीनिया ने जब्त से अपनी आंखें बंद कर लीं, इसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो इसे मजीद अपने साथ लगा गया था। क्या कर रहे हैं? जीनिया कांपती हुई आवाज में बोली तो इसके कान में सरगोशी करता हुआ कहने लगा, मोहब्बत कर रहा हूं। ये कहते हुए इसे बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लगा था, इसके करीब आ गया था।
प्लीज पीछे हटे। वो डरते हुए इसे खुद से दूर करने लगी थी। क्या ख्याल है, हमारा अपना ज़ाती प्रोडक्ट भी होना चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी बात सुन के जीनिया का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। क्या तुम नहीं चाहती हमारा अपना भी एक खूबसूरत सा बेबी हो, मार्विश का कोई पार्टनर हो, कोई इसका बहन भाई हो? वो मुस्कुराते हुए इससे पूछ रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली तो एकदम से वो इसे अपने साथ लगा चुका था। इसे दीवार के साथ लगाता हुआ इसके दोनों हाथों को इसे दीवार के साथ लगा दिया और इस पे शिद्दतें लुटाने लगा था। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। प्लीज ऐसे नहीं करे ना, मुझे डर लग रहा है। वो इसकी थोड़ी से पकड़ के इसके ऊपर झुक गया था। वो इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी, इसके लम्स में मोहब्बत को महसूस करने लगी थी। इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। रात का वक्त था, वो इसके सीने पर सर रखे सुकून की नींद सो रही थी। वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकती तुमसे किस कदर मोहब्बत हो गई है। एक वफादार और पाकीज़ा औरत एक मर्द की ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना सकती है, ये मैं जानता था, क्योंकि मुझे पहले भी धोखा मिला था। पहले भी मेरे नसीब में कोई पाकीज़ा लड़की नहीं थी। ये कहते हुए वो बिल्कुल इसे अपने हिसार में लिए हुए था। आंखें बंद कर गया। इसके साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात याद आने लगते, जिसमें इसने अपनी मुखलिसी, अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत सब एक बेवफा औरत पे लुटाई थी। इसे जीनिया का सर तकिए पर रखा और बेबी कॉट में लेटी हुई अपनी बेटी को देखने लगा था। आहिस्तगी से आगे इसने अपनी बेटी को अपने बाजू में उठा लिया और मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया था। दोबारा से इसे बेबी कॉट में लटाया और जाके बालकनी में खड़ा हो गया। सिगरेट के गहरे कश लगाने लगा। जिंदगी इसे बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो 1 महीने के बाद जब वापस पाकिस्तान आए तो वो बहुत ज़्यादा खिली खिली सी लग रही थी। जीनिया कभी जिंदगी में इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी वो अब हो रही थी। अपने शौहर की मोहब्बत को हासिल करके वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, मगर कल रात से इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, इसका सर भी चकरा रहा था, लेकिन वो अपनी हालत को समझ नहीं पाई थी। आधी रात का वक्त था, इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उसके पास आके बैठा। जीनिया, क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा मुरझाई हुई क्यों हो? इसने नरमी से पूछा तो इसकी बात सुन के जीनिया कहने लगी, पता नहीं क्या है, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ? क्यों पेन हो रहा है? नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, पता नहीं। ये कहते हुए वो इसकी गोद में सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो उम्र में काफ़ी बड़ा था। इसके सामने वो बच्ची मालूम होती थी। वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मेरा बच्चा, उठो ना, डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो संजीदगी से गोया हुई तो इसकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अगले दिन इसे जब डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इन्हें गुड न्यूज़ दी थी कि वो मम्मा बनने वाले हैं। ये सुन के तो इस शख्स के कदम ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पहली दफ़ा वो बाप बनने वाला हो। मार्विश का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जबकि कशमाला बेगम का रवैया इसके साथ बहुत अजीब होता जा रहा था। इससे डर भी लगता था। रात का वक्त था। वो किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी जब अचानक पीछे से इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने मुड़ के देखा तो सामने मोहित खड़ा हुआ था। फूफो जान, आप ठीक हैं? मोहित ने नरमी से पूछा था। मोहित की बात सुन के वो कहने लगी, मोहित, मैं नोट कर रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। नहीं फूफो जान, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता है
پھوپھو جان میں بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا. مجھے لگا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور مجھے آپ پہ غصہ تھا کہ آپ اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکی. آپ کو کم از کم اپنے حق کے لیے تو بولنا چاہیے تھا. ہم اچھے دوست تھے پھوپھو جان. میں اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا لیکن آپ نے نہیں مجھے بتایا. آپ اداس ہیں, آپ خوش ہیں. وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا, میری جان میں خوش ہوں. اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولی, لیکن پھوپھو جان میں خوش نہیں ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بہت بری طرح سے رونے لگا. کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگی. اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولا, کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا؟ ایسے کیوں بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولی. وہ بہت بری طرح سے زینیا کے کندھے پر سر رکھے رو رہا تھا. اسی لمحے وہاں پہ زینت آ گئی. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زینت جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی. موہت کو یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی. کیا ہوا ہے موہت بچے؟ کیا ہوا ہے؟ پھوپھو کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس سے نرمی سے پوچھا تھا. وہ اس کے آنسوں کو صاف کرنے لگی. کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ بتاؤ مجھے. زینیا بہت زیادہ پریشان ہو گئی. وہ نفی میں سر ہلانے لگا. کچھ بھی نہیں ہوا مما. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب سامنے سے سلطان آ گیا. یار کیا ہوا ہے موہت؟ وہ نرمی سے موہت سے پوچھنے لگا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. پاگل ہے, کیا ہوا ہے؟ زینیا اس نے تمہیں کچھ بتایا ہے کیا؟ سلطان نے نرمی سے پوچھا تھا. زینیا اس بات میں سر ہلانے لگی. وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے. آپ ویٹ کریں, میں اس کو دیکھتی ہوں. یہ کہتی ہوئی زینیا اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی. جیسے وہ موہت کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پریشان سا بیٹھا ہوا تھا. موہت اسے پریشان نہیں ہوتا دیتا. وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی. آپ کو پتہ ہے میں نے اس لڑکی سے کتنی زیادہ محبت کی تھی. اچھا ٹھیک ہے, پریشان مت ہونا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اس سے زیادہ پیاری, خوبصورت اور اچھی تمہارے لیے تلاش کریں گے. وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلا گیا. بس وہ صرف اسی کی بات سنتا تھا. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں. میں ٹھیک ہوں, میں ریلیکس ہوں. وہ نرمی سے بولا تھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی. اسے تو اب تک یہی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے, مگر اب اسے سمجھ آ چکی تھی اور وہ اسے حوصلہ دلاتے ہوئے وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بہت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی. پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی تھی. اوپر سے اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آدھی رات کا وقت تھا, وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی, سلطان نے جب اس سے یوں پریشان بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ کہنے لگا, کیا ہوا ہے, کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو؟ سلطان نے نرمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی, میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. ارے میری جان ادھر آ جاؤ. آہستگی سے اسے اپنے آغوش میں سمیٹتا ہوا محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اس کے سینے پر سر ٹکا گیا. اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچ لیا. کیا ہوا, آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی. اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا, پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کیوں اپنی جان کو چھوڑ کے جانا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا. اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی, بس مجھے ویسے ڈر لگتا ہے سلطان, مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے. وہ سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو سلطان نے باری باری اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا اور کہنے لگا, دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے میری جان. یہ کہتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لے لیا. وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی. سلطان نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا. وہ محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا. وقت گزرنے لگا. وہ سلطان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی.
ज़्यादा वक्त वो सुल्तान के साथ ही गुजारती थी, मगर एक अजीब सा डर इसके दिल में बैठ गया था। हर लम्हा इसे खौफ सा महसूस होता था। आधी रात का वक्त था, इसकी आंख खुली तो इसने देखा तो बेबी कार्ट में लेटी हुई मारविश तो रो रही थी। इसने मारविश को अपने बाजू में उठा लिया। मारविश, मम्मा की जान, क्या हो गया है? इसने जैसे नरमी से मारविश को उठाया तो वो न जाने कितनी देर तक यूं ही इसकी हसार में रोती रही थी। वो मोहब्बत से इसे सुलाने के बाद बाहर आ गई। इसके पेट में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी लम्हे हमजा के कमरे का दरवाज़ा खुला। हमजा परेशानी के आलम में कमरे से बाहर निकला। हमजा भाई, क्या हुआ है? इसने नरमी से हमजा से पूछा। वो सुल्तान का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आंखों में से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुल्तान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। इसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। इसने अपने पेट पे अपने दोनों हाथों को रखा हुआ था। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचे। जैसे वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने सुल्तान की कंडीशन बहुत ही सीरियस बताई थी। वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं, इनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सुन के जीनत इसे दिलासा देने लगी, देखो परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, सुल्तान को रोना बंद करो। इसने अपने सीने से लगाया हुआ था। काफ़ी वक्त बाद डॉक्टर बाहर आई थी और कहने लगी, सॉरी, ऑपरेशन इनका कामयाब नहीं हो सका और हम इनकी जान नहीं बचा पाए। और ये लम्हा था जब इससे लगा किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। वो एकदम से रोते हुए कमरे की तरफ गई और इसके बेजान वजूद को देखते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मुसलसल इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। सुल्तान, प्लीज़ आंखें खोले ना। सुल्तान, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वो चिल्लाते हुए सुल्तान को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भला कहाँ उठने वाला था। सुल्तान के जाने के बाद तो वो बिल्कुल अजीब सी हो गई थी और इतने महीने के बाद इससे खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। अपने बेटे को देखते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। इसकी हालत देख के कशमाला बेगम भी बहुत अजीब सी होती जा रही थी। सभी इसकी हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो संभल ही नहीं पा रही थी, ना वो मारविश का ख्याल रखती, ना वो अपने बेटे का ख्याल रखती। बिल्कुल खामोश होती जा रही थी। आधी रात का वक्त था। इससे ताईजान हमजा इसके कमरे में दाखिल हुए थे। वो कहने लगे, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वहाँ इसके सामने बैठ गए। वो हैरत से इन सबको देखने लगी थी। देखो बेटा, हमने फैसला किया है तुम्हारा निकाह मोहित के साथ कर दिया जाए। ये सुन के इसका दिमाग घूम गया था। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? मोहित के साथ मेरा निकाह? नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप लोग जानते हैं मोहित मुझसे 1 साल छोटा है और वैसे भी मैं मोहित के साथ शादी नहीं कर सकती। वो मुझे फूफो कहता है। वो संजीदगी से गोया हुई, बेटा तुम इसकी सगी फूफो थोड़ी हो ना। बस तुम्हारा निकाह कल ही मोहित के साथ होगा। ये सुन के तो इसका दिमाग घूम चुका था। वो किसी कीमत पे मोहित के साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। वो इन लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत सोचें, फजूल की बातें क्यों आप लोग बोल रहे हैं। मैं कभी भी मोहित के साथ शादी नहीं कर सकती। बस धड़ाधड़ इसके आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे, मगर इन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और अगले दिन बहुत सादगी से इसका निकाह मोहित के साथ हो गया था। वो कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मोहित को तो कभी इसने इस निगाह से नहीं देखा था और वो दोनों अच्छे दोस्त थे। इसके आज भी दोनों बच्चे इसकी भाभी के पास थे और वो आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। इसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इससे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि एक अकेली लड़की को सब लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। पहले एक ऐसे मर्द की ज़िंदगी में वो शामिल हुई थी जिसका पहले से एक बेटी थी। फिर वो 2 बच्चों के साथ एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो गई जिससे छोटा भी था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने घुटनों पर सर रखे बुरी तरह से रोए जा रही थी। जब मोहित कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई
तो इसने निगाहें उठा के देखा, सामने मोहित खड़ा हुआ था। एक एक कदम चलता हुआ इसके मुकाबिल आके बैठ गया। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। नहीं मोहित, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। मगर मोहित ने जैसे ही इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा, इसके लबों के ऊपर झुका, तो वो आंखें फाड़े मोहित को देखने लगी थी और मोहित के लम्स में नरमी थी। वो हैरान थी, जैसे वो इससे कई सदियों से मोहब्बत करता हो। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, इसकी आंखों में अजीब अंदाज में देखते हुए बोला था। मोहब्बत तो शायद बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मैं बस मोहब्बत से भागने की कोशिश कर रहा था। ये कहते हुए इसके करीब होने लगा और वो डर रही थी। प्लीज़, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। मोहित, मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से नहीं देखा, लेकिन मैं तो आपको देखने लगा हूँ ना। मोहित हमेशा पहल करता है, तो मुझे पहल करने दें। ये कहते हुए वो इसके ऊपर अपना हक जताने लगा। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, वो इसे मुकम्मल तौर पर अपना बना गया। सुबह वो बिखरी हुई हालत में इसके हिसार में सो रही थी। मोहित जैसे मर्द के हिसार में वो बिल्कुल छोटी सी लड़की मालूम हो रही थी। मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने मजबूरन मोहित को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था, मगर इसके लिए बहुत मुश्किल था। घर वालों का, सबका रवैया इसके साथ बहुत अच्छा हो गया, मगर शायद वो कभी सुल्तान को भूल नहीं सकती थी।